अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का सर है, फीटल हेड है, बर्थ कैनाल से निकलने के लिए अडेप्शन करता है, और उस अडेप्शन को करने के लिए जो उसके सर में मूवमेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। It is a series of movements that occur on the head in the process of adaptation during its journey through the pelvis is called as mechanism of labor. अब इसकी जनरल कंडीशंस क्या क्या रहती हैं। एक तो लाई क्या रहना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल रहना चाहिए, मतलब जो उसके बच्चे के पैर हैं वो ऊपर रहने चाहिए और सर है वो नीचे रहना चाहिए। प्रेजेंटेशन पार्ट सिफेलिक रहना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स रहना चाहिए, वर्टेक्स यानी सबसे टॉप पार्ट बेबी के हेड का। एटीट्यूड कंप्लीट फ्लेक्शन रहना चाहिए। कंप्लीट फ्लेक्शन हम उसे बोलेंगे जिसमें बच्चे का शरीर बेंड करता है और उसका जो चिन रहता है वो उसके चेस्ट से आके लगता है। द फीटस हैज बेंट इट्स हेड फुल्ली फॉरवर्ड सो दैट चिन टचेस द चेस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लेक्शन बोलेंगे, कि बच्चा पूरी तरह से बेंड कर जाए और उसका जो चिन है, ठीक है, उसका चिन्ह है वो कहाँ पर, चेस्ट पे आके लगे। डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, ऑसिपिट रहना चाहिए, और पोजीशन राइट या लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर रहना चाहिए। अब ये ऑसिपिटो एंटीरियर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बेबी का ऑसिपट है वो मदर के पेल्विस के फ्रंट पार्ट पे फेस करता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। मीन्स द बेबीज ऑसिपट इज फेसिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ मदर्स पेल्विस। अगर वो फ्रंट पार्ट हल्का सा राइट साइड का, राइट फ्रंट पार्ट है तो राइट ऑसिपिटो एंटीरियर हो जाएगा, या फिर हल्का सा ऑसिपिट जो है वो लेफ्ट फ्रंट पार्ट ऑफ पेल्विस के साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जनरल कंडीशंस हुई। अब हमारे आते हैं कार्डिनल मूवमेंट्स, जो टोटल 9 होते हैं और ये सीक्वेंस से हमें याद रहने ज़रूरी है। और अब हम इनको अलग अलग बारीकी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट में क्या होता है, जो बच्चे का सर का सबसे चौड़ा डायमीटर है, ठीक है, बाईपेराइटल डायमीटर, वो अगर पेल्विक इनलेट से पास हो जाए तब हम उसे बोलेंगे एंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। द हेड इज सेड टू बी एंगेज्ड, ठीक है। व्हेन द ग्रेटेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द फीटल हेड passes through pelvic inlet, the head is said to be engaged. और ये होता कब कब है, कब होता है, या तो 38 वीक्स पर होगा या फिर जब लेबर शुरू होने वाला होगा तब होगा। और जो लीडिंग पॉइंट रहता है, बोनी पॉइंट रहता है, मतलब वर्टेक्स रहता है, वो कहाँ पर रहेगा, इस्चियल स्पाइन पे रहेगा या फिर उससे नीचे रहेगा। व्हेन द हेड इज एंगेज्ड, जब एंगेजमेंट प्रोसेस हो गई होती है तो जो उसका लीडिंग पॉइंट रहता है, जो वर्टेक्स रहता है, वो इस्चियल स्पाइन पे रहता है या उससे भी आगे आ जाता है या बिलो द इस्चियल स्पाइन। और ये होता कब है, 38 वीक्स पे या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर में, ठीक है। अब इसका हम डायग्नोसिस हम 2 प्रकार से करते हैं, एक तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं और एक वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या हुआ होता है कि जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर हम क्या रखते हैं, हाथ रख के देखते हैं, ठीक है। हाथ रखने पर अगर हमें हेड 1/5 पाल्पेबल फील हो रहा है और ऑसिपुट फ्रीली मूवेबल नहीं हो रहा है, मतलब इट इज फिक्स्ड इन पेल्विस। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 पाल्पेबल का मतलब हेड 1/5 पाल्पेबल है, मतलब जो एब्डोमिनल का पार्ट है, लोअर एब्डोमिनल का पार्ट है, हमने वहां हाथ लगा के देखा, ठीक है। तो वहां पर जो हमें हेड है वो केवल 1/5 वाला पार्ट मिलेगा हेड का, मतलब जो आधे से ज्यादा पार्ट है वो पेल्विस को क्रॉस कर गया है और केवल हेड का 1/5 पार्ट जो पेल्विक के ऊपर है वो हमें एब्डोमेन में फील होगा। और हम फील करके देखेंगे कि उसका हेड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ऑसिपट फ्रीली मूवेबल नहीं है और वो पेल्विस में फिक्स हो चुका है। देखो, हेड 1/5 palpable means only a small part of baby's head is felt above the pelvis. Most of the head is already inside the pelvis. ठीक है। अब वेजाइनल एग्जामिनेशन हम क्या करते हैं, जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे
तब हमें बोनी पॉइंट यानी वर्टेक्स हमें कहाँ महसूस होगा? इस्चियल स्पाइन पे, यानी स्टेशन 0 है। अब स्टेशन 0 है का मतलब क्या हुआ? इस टर्म को हम कैसे समझें कि अगर जो वर्टेक्स है, मतलब जो बोनी पार्ट है, जो सबसे टॉप वाला पार्ट है हेड का, ठीक है, वर्टेक्स, वो इस्चियल स्पाइन पे है, ठीक है, तो वो स्टेशन 0 हुआ। अगर इस्चियल स्पाइन से नीचे आ जाए वर्टेक्स वाला पार्ट तो वो स्टेशन +1 में चला जाता है, ठीक है। और यही वर्टेक्स इस्चियल स्पाइन से ऊपर है अभी भी, तो वो स्टेशन -1 रहता है, ठीक है। तो इंगेजमेंट में क्या होता है कि स्टेशन 0 हो जाता है, मतलब जो वर्टेक्स है टॉप ऑफ द हेड मतलब हेड का जो टॉप पार्ट है वर्टेक्स, वो इस्चियल स्पाइन के लेवल पे रहता है, जिसे हम स्टेशन 0 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ इंगेजमेंट। डिसेंट मतलब नॉर्मल सा प्रोसेस है कि भाई बच्चा अभी भी नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, और किस वजह से कर रहा है? यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से और एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेशर की वजह से। द बेबीज हेड कंटिन्यू टू मूव डाउनवर्ड थ्रू द बर्थ कैनाल। द मूवमेंट इज गाइडेड बाय कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस एंड प्रेशर फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो आता है फ्लेक्शन आता है, ठीक है। फ्लेक्शन में क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ लेबर द फीटल हेड इज नॉट फुली फ्लेक्स्ड, मतलब स्टार्टिंग जो भी प्रोसेस हमने देखे इंगेजमेंट और डिसेंट, इसमें बच्चे का जो हेड है वो पूरी तरह फ्लेक्स्ड नहीं हुआ है। फ्लेक्शन का मतलब हमने पहले ही देख लिया कि जो बच्चे का चिन, मतलब जो बच्चे का चिन है वो चेस्ट से आगे रखना चाहिए, ठीक है। अब जब चेस्ट से आके चिन पर लगता है, सॉरी चीन से आके जब चेस्ट पर लगता है, तब क्या कौन सा डायमीटर किधर आ जाता है वो हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन से पहले ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर इंगेज हो रखा होता है, जो कि कितने सेंटीमीटर का रहता है? 12 सेंटीमीटर का रहता है। लेकिन जब लेबर प्रोग्रेस करती है तब एक बच्चे का जो सर है, जो ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर है, वो रेजिस्टेंस फील करता है, किससे? बर्थ कैनाल से, जिस वजह से क्या होता है? जो फीटल हेड है वो आगे की तरफ बेंड कर जाता है। बेंड करने से क्या होता है? जो चिन था वो चेस्ट के क्लोज आ जाता है, जिससे स्मॉलर सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर उस जगह पे आ जाता है। फ्लेक्शन क्या करता है? हेल्प्स द हेड पास मोर इजीली थ्रू द पेल्विस, ठीक है। देखो सीधी सी बात ये है कि जो बच्चे का सर था वो 12 सेंटीमीटर पे था, ठीक है, 12 सेंटीमीटर पे था। अब जितना स्पेस रहेगा उतनी ही जगह जाने के लिए रहेगी। अब वो 12 सेंटीमीटर के हिसाब से जगह होगी नहीं, तो जो बर्थ कैनाल की जो मतलब मसल्स रहती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं, वो क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। रेजिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होता है? ये सब धक्का लगता है तो हल्का सा ऐसा टिल्ट हो जाता है, फ्लेक्स हो जाता है, ठीक है, जिससे जो चिन वाला पार्ट है वो चेस्ट पे आके लग जाता है, और जो सब फ्रंटल डायमीटर था, सॉरी ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर था, वो हल्का सा बेंट होने की वजह से कौन सा डायमीटर आ जाता है? जो स्मॉल डायमीटर रहता है, जिसको हम बोल रहे हैं सब ऑसिपिटोब्रैग्मेटिक डायमीटर, ठीक है। तो हमें केवल 2 पॉइंट ध्यान रखने इसमें। एक तो शुरुआत में जो इंगेजिंग डायमीटर था जो 12 सेंटीमीटर का था, वो कहाँ से बेंट हो गया? 9.5 सेंटीमीटर पे बेंट हो गया। क्यों हुआ? ताकि ये छोटा पार्ट इजीली उस जगह से बाहर निकल सके, ठीक है। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कहाँ कौन से किधर क्या डायमीटर रहता है। ये हमारा सब ब्रैग्मेटिक डायमीटर है, ठीक है, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर है जो 9.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और ये हमारा ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर है जो 12 सेंटीमीटर का होता है। तो ये वाला पार्ट हल्का सा ऐसे टिल्ट हो जाता है ताकि ये सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर उस जगह पे आ सके और इजीली बच्चे का सर बाहर निकल सके, ठीक है। और ऐसे जो पेराइटल बोन इधर की और इसको हम क्या बोलते हैं? बायपेराइटल डायमीटर बोलते हैं, जो हमने इंगेजमेंट में पढ़ा था। जो पेल्विक इनलेट पे आके क्या हो रहा था? उससे पास हो रहा था, थ्रू पेल्विक इनलेट से पास हो रहा था, वो कौन सा डायमीटर था? बायपेराइटल डायमीटर था। और जो हमें फ्लेक्शन में हमने जो पढ़ा वो क्या था? ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर था 12 सेंटीमीटर का, जो फ्लेक्शन होके सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर पे आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल रोटेशन। फ्लेक्शन हमने देख लिया, अब होता है इंटरनल रोटेशन। मतलब जो बच्चे का सर है, ठीक है, कि पूरा शरीर नहीं, मतलब केवल सर रोटेट होता है, शरीर उसी जगह पे स्थिर रहता है, केवल सर रोटेट होता है। और वो भी कैसे रोटेट होता है?
2/8 रोटेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जो ऑसिपुट वाला पार्ट है वो प्यूबिस सिम्फाइसिस के सामने आ जाता है, और जो सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर है वो पेल्विक कैविटी के सामने आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। इंटरनल रोटेशन ब्रिंग्स द ऑसिपिट टूवर्ड्स द प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड अलाइंस द सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर विद एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी। 2/8 रोटेशन होता है और ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, और ये इंटरनल रोटेशन होता किस वजह से है, एक तो पेल्विस की शेप की वजह से और दूसरा लिवेटर एनाई मसल की शेप की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्राउनिंग। ठीक है, क्राउनिंग में क्या होता है, इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि हाँ इंटरनल रोटेशन हुआ। इंटरनल रोटेशन के बाद क्या होता है क्राउनिंग में, नेक्स्ट स्टेज आती है क्राउनिंग, जिसमें वेजाइनल जो ओपनिंग रहती है वहां से हमें बच्चे का सर दिखने लग जाता है। वेजाइनल जो ओपनिंग रहती है वहां से हमें बच्चे का जो हेड है वो विजिबल होने लग जाता है। चाहे कॉन्ट्रेक्शन आए नहीं आए, वो बच्चे का सर वहीं रहता है। ऐसा नहीं कि अगर कॉन्ट्रेक्शन आने बंद हो गए या फिर मतलब रुक रुक के आ रहे हैं तब वापस जो हेड है वो पीछे की साइड हो जाए, बच्चे का हेड वहीं की वहीं रहता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जो बायपेराइटल डायमीटर रहता है वो वल्वल रिंग से, मतलब बायपेराइटल जो डायमीटर है वो वल्वल रिंग से घिरा हुआ रहता है, और जो हेड है आगे वाला वो हमें वेजाइनल ओपनिंग से विजिबल रहता है। चाहे कॉन्ट्रैक्शन आए या नहीं आए वो फिक्स रहता है, वहीं रहता है। ड्यूरिंग लेबर व्हेन द बायपेराइटल डायमीटर ऑफ फीटल हेड इज एनसर्कल्ड बाय द वल्वल रिंग एंड remains visible at the vaginal opening without receding between contraction। ठीक है, अब आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, जो बायपेराइटल डायमीटर है वो वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करेगा। ठीक है, क्योंकि सिंस द पेल्विक कैनाल कर्व्स एंटीरियरली एट दिस पॉइंट, जो पेल्विक कैनाल रहती है बिल्कुल सीधे पाइप जैसी तो होती नहीं है, वो थोड़ी ऐसे कर्व के शेप में रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बायपेराइटल डायमीटर है वो वल्वर आउटलेट को स्ट्रेच करता है, जिससे हेड धीरे से बाहर आता है, हेड एक्सटेंड ग्रेजुअली। फिर ऑसिपिट वाला पार्ट आता है, ब्रैगमा आता है, नोज माउथ चिन अपीयर्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या हुआ कि वल्वर आउटलेट स्ट्रेच हुआ बायपेराइटल द्वारा, फिर धीरे से उसके ऊपर का टॉप ऑफ द हेड बाहर निकला, ऑसिपिट बाहर निकला, ब्रैगमा, देन नोज माउथ और चिन बाहर निकला। सारे सीक्वेंस में बाहर निकलते हैं। ठीक है, फिर आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, जो बच्चे का हेड अंदर इंटरनल रोटेट हुआ था तो वो अपने वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और बहुत क्विक आता है अनट्विस्टिंग मूवमेंट के द्वारा, मतलब तुरंत जैसे हल्का सा टिल्ट होकर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। The fetal head rotates back to the original position in a quick untwisting movement। फिर आता है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है, हेड और शोल्डर वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में अलाइन हो जाएं, उसके लिए क्या होता है, जो फिटल हेड है वो बाहर से रोटेट करता है और शोल्डर इंटरनली रोटेट करता है। इट इज विजिबल रोटेशन ऑफ फिटल हेड फॉलोइंग इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। लास्ट में क्या रहता है, एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी ऑफ द शोल्डर इज फॉलोइंग बाय द डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द फीटस। सर बाहर आ गया, फिर शोल्डर के साथ साथ पूरा शरीर बाहर आ जाता है। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस था एक्सपल्शन। तो ये हमने कंप्लीट किया मैकेनिज्म ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर। मैंने पहले स्केच पेन से भी लिख के वीडियोस बनाए हैं और ये भी मैंने जेल पेन यूज़ किया है, तो मुझे बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा कंफर्ट रहता है, या स्केच पेन से ही कंटिन्यू करूँ नोट्स लिखना या फिर मैं जेल या बॉल पेन यूज़ करना शुरू करूँ।